हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिदराना। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? भारत में कानूनों को एक समान बनाने के लिए लिखित रूप देने के लिए पहली विधि आयोग किस एक्ट के तहत बनाया गया था अभी? ठीक है, तो ये लॉर्ड मैकाले के समय बनाया गया था अभी। ठीक है, तो किसके तहत बनाया गया था? कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? कंपनी के व्यावसायिक कार्य समाप्त कर प्रशासनिक किए भी। ठीक है, और क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन 107 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? बताओ भी। ठीक है, तो कौन नहीं था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बिल्कुल थे भी, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे भी। क्यों? मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था भी। संविधान संशोधन हुआ था भी। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, सवर्ण सिंह समिति भी। सिफारिश कितने की थी? 8, परंतु बने कितने थे? 10 भी। बाद में कितने जोड़े गए? 1। कौन सा भी? शिक्षा भी, मेनली शिक्षा भी। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ भी? 86वां संविधान संशोधन। 86वां कब हुआ? 2002 में हुआ भी। ठीक है भाई, ध्यान रखें। मौलिक अधिकार बता चुका हूँ। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। कहाँ से लिए हैं हमने? यूएसए से भी। कहाँ से लिए हैं हमने? यूएसए से लिए। ऐसे अधिकार यदि इनका हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अभी। ठीक है, डीपीएसपी का वर्णन किस में है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक भी। ध्यान रखें, ऐसे अधिकार हैं नीति निर्देशक सिद्धांत भी जिसको लेकर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते भी। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान मैंने बताया था। आपातकालीन शक्तियाँ हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से लिया है, परंतु मैंने बताया था वित्तीय आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? अभी यूएसए से लिया है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था अभी? ठीक है, मैंने बताया था अभी, आप बता सकते हो। मैंने बताया था कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था अभी। ठीक है, उसके तहत बना था। कब बना था? 1774 में। कहाँ पर बना था? कलकत्ता में। ठीक है, मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था 1937 में संघीय न्यायालय बना भाई। कहाँ पर बना? दिल्ली के अंदर। ठीक है, इस समय इसके सीजीआई कौन थे अभी? मोरिस गवेर। बताया था मैंने, पेपर में आ चुका है अभी, मोरिस गवेर। ठीक है, और इस समय कौन थे? एलिजा इम्पे। बता चुका हूँ, एलिजा इम्पे भी। ठीक है, परंतु ये भारत के आज़ाद होने से पहले की बात है अभी। ठीक है, ध्यान रखें। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ध्यान रखें, 28 जनवरी 1950 को किया गया। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं भी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है भी? आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है भी। ठीक है, टोटल जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? पहले कितने होते थे? 33 + 1 भी। अब क्या किया गया है? एक्ट 1956 भी। एक्ट 1956 में क्या किया गया है? संशोधन। ठीक है,
उसी में संशोधन किया है, ध्यान रखें। अब कितने हो गए, 37 प्लस 1 हो चुके हैं, टोटल 38 जज हो चुके हैं, ध्यान रखना अभी। ठीक है, क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है भाई, 12 का प्रावधान करता है, तो बताओ भी। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा, नहीं भी। तो किस चीज़ की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा भी। ठीक है, मैंने बताया था, अभी बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भी हमारे क्या है, मौलिक अधिकार भी। ठीक है, हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार, जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। तो उसी के बारे में पूछा है, आर्टिकल 12 का प्रावधान करता है, तो राज्य की परिभाषा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 110 भी, निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण से यह निर्धारित किया जाता है कि संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती भी। मैंने ये बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये किसके तहत भी, केशवानंदन भारती केस 1973 भी। कब हुआ, 1973 हुआ। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया, ठीक है, कि संसद क्या कर सकती है, संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उससे हमारे मूल ढांचा, हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या नहीं होना चाहिए भी, प्रभावित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें भी। ठीक है, बेरूबारी केस कब हुआ था, ध्यान रखना, ये 1960 में हुआ था। बेरूबारी केस 1960 में हुआ था। गोलकनाथ केस कब हुआ था भी, ये 1967 में हुआ था भी, 1967 में। शंकरी प्रसाद कब हुआ था, 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में कहा था कि क्या मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है भी, परंतु जब गोलकनाथ मामला आया 1967 में, तो दोबारा से कहा गया कि मौलिक अधिकारों में, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब केशवानंदन भारती केस 1973 आया तो उसमें कहा कि मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, परंतु उससे हमारा मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में आप बता सकते हैं, आर्टिकल 368 में। भाग कौन सा है अभी, 20 है, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है अभी, मैंने महान्यायवादी के बारे में बताया था अभी। ठीक है, तो महान्यायवादी के नीचे ही ये कार्य करता है, उसके तहत ही कार्य करता है। तो भारत सरकार का ही क्या होता है, विधिक सलाहकार होता है, मैंने बताया था। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी, जिसका वर्णन हमने आर्टिकल 76 में देखा है अभी। किस में देखा है, आर्टिकल 76 में देखा है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी के तहत कार्य करता है भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है अभी कौन, सॉलिसिटर जनरल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है अभी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही नहीं है, बताओ भी, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, कि इसके बारे में पहले हम क्या कहें कि भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने कहा था कि सरकार के तहत यदि कोई, सरकार पे यदि कोई केस करता है तो उसको लड़ने का काम नहीं कौन करता है, महान्यायवादी भी। तो किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, ध्यान रखें भी। दूसरा क्या कहा है अभी, भारत, ठीक है, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल ये भी सही बात है, संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु किसी भी सदन में बैठ सकता है, परंतु आर्टिकल 88 के तहत वहाँ पर वोट नहीं डाल सकता, ध्यान रखें भी। सी पॉइंट क्या कहता है, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, मैंने अभी बताया, ध्यान रखें, सही है ये। ठीक है, 4 क्या कहता है, इसे संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है, ये गलत बात है। ठीक है, आर्टिकल 88 पहले बता देता हूँ महान्यायवादी के बारे में भी। पिछली क्लास में मैंने बताया था, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी। ठीक है, दूसरा भी इसके बारे में और देखें तो मैंने बताया था, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मिलने वाला वेतन क्या कहलाता है अभी, रिटेनर भी। ठीक है,
क्या आम क्वेश्चन आ जाए, क्या महान्यायवादी आम आदमी का केस लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, जब कोई केस ना हो भारत सरकार के उसमें भी। ठीक है, यदि मैं महान्यायवादी की बात करूं, पहले कौन थे? पहले कौन थे? एम सीतलवाड़वी। ठीक है, वर्तमान में कौन है, कोई पूछ ले तो? आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी भी। ठीक है, आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी परंतु वोट नहीं डाल सकता, परंतु क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद के सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? ध्यान रखिए भी। ठीक है, तो ध्यान रखिए 6 महीने तक भी। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने या 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे किसी भी सदन की अध्यक्षता क्या करनी पड़ेगी? प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? अभी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय भी, ठीक है, बता सकते हो? अभी इसके बारे में मैंने कुछ बताया है, तो देखते हैं क्या कहता है। पहला ऑप्शन, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है, राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना होगा, ऐसा भी जरूरी है। मैंने कहा कि वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी पॉइंट क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए भी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए भी। ठीक है, नेक्स्ट भी जरूरी नहीं है इनका भी सदस्य हो। ठीक है, कोई भी अन्य वो भी हो सकता है, उसको प्रूव भी कर सकते हैं बाद में, वो 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता प्रूव भी कर सकता है भाई। तो ऑप्शन डी क्या कहता है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो, बात मैंने बताई, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदन का सदस्य बनना, ठीक है, आवश्यक है। ध्यान रखिए भी। ठीक है, ऐसा हुआ भी है। ठीक है, पीछे ममता बनर्जी जब वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में हार चुकी थी, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पिछली बार की बात है, अब की बार बीजेपी सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कहना सही है? मैं इसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूँ, तो आप क्या बता सकते हो? ऑप्शन ए क्या कहता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है भी। ठीक है, ये बात गलत है भी, क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा क्या किया? उसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, ये बात गलत है भी, क्योंकि इसके इलेक्शन होते हैं। उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मैंने कहा दोनों सदन के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तो यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी ठीक है। मैंने कहा कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन लेता है? भी चुनाव में। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, ध्यान रखें, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 64 कहता है अभी। ठीक है, आर्टिकल 63 राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में कहते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है भाई?
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? मैंने अभी बताया, क्या आप बता सकते हो अभी? तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन भी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। नहीं भी, मैंने बताया था कि दोनों लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा बताया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत बात है अभी। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है अभी कि राज्यसभा के विधानसभा, ये बात वैसे सही है, ये सही है कि लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसके हिसाब से सही है, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से भाग नहीं लेते। तो कौन लेते? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसमें सभी करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 117 क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसके बारे में बता चुका हूं, क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी? ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसका? ऑप्शन 4 भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके सदस्य अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष, जो फ्रेंच मॉडल पर आधारित थे, जिसमें 217 सदस्य थे, मैंने बताया था। दूसरी बैठक मैंने बताया था जिसके अध्यक्ष कौन थे भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे भी? स्थायी अध्यक्ष थे। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पास कब हुआ? ध्यान रखिए, संविधान सभा ने पास कब किया? तो पास किया 22 जनवरी 1947 को भी। मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारत की प्रस्तावना बनेगा भी, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 118वां क्वेश्चन कहता है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश थी। ये बात बिल्कुल सही है, पहले ही बात सही है। ठीक है, दूसरी पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से भी, पंडित मोतीलाल नेहरू से भी। ठीक है, ये भारत की पहली संवैधानिक मांग कह सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड बर्कनहेड भी, जो राज्य सचिव थे, कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड, हेड से भारत के मौलिक अधिकारों की मांग करी थी भी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग करी थी। हम ये भी कह सकते हैं स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और स्वराज की मांग करने वाले मोतीलाल नेहरू जी थे भी। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को मौलिक अधिकार, खुद के मौलिक अधिकार बनाने की परमिशन दे दी थी, परंतु ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ प्रस्ताव के कारण ये चीज पास नहीं हुई थी। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल बता चुका हूं, तो आप इसका आंसर दे सकते हो अभी। ठीक है, ये क्या कहता है? ऑप्शन 1 क्या कहता है कि ये सिद्धांतिक न्योचित है, न्याय योचित है। तो ऐसा नहीं है, हम न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते। वे देश के शासन में मौलिक हैं, बात सही है। ठीक है, दूसरा भी, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरिश गणराज्य से लिया, मैंने बताया था बिल्कुल। कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से लिया। इन्हें आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया, बिल्कुल बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे अधिकार हैं, ठीक है, राज्य चाहे तो जो हमें दे और राज्य चाहे तो हमें ना दे। बहुत सारे हम योजनाएं कह सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन योजना कह सकते हैं हम, ठीक है, लाडो लक्ष्मी योजना कह सकते हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीपीएसपी में बता चुका हूँ, हमने आयरलैंड से लिए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन है। किस भाग में है? तो भाग 4 में इसका वर्णन है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम ने किस अधिकार को सीमित किया था अभी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।